Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about respiratory disorders. पहले भी हमने काफ़ी सारे respiratory disorders पढ़े थे. अब ये हम मज़ीद respiratory disorders को study कर रहे हैं. In respiratory tract there are lots of infection. The example which is described in your book is sinusitis. Sinusitis क्या है? It is inflammation of nasal sinuses. Nasal sinuses are the cavities in the facial bones which are connected with the nasal cavity. और इनमें इन्फेक्शन हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन हमने पिछली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन और उसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि वो एरिया स्वेल कर जाता है. सो नेजल साइनसेस के अंदर जो डेलिकेट मेम्ब्रेन्स हैं वो स्वेल कर जाती हैं, म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, फ्लूइड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं वहाँ पे. हर वक्त उन नेजल साइनसेस के ऊपर प्रेशर उन फ्लूइड्स का होता है और उनकी मूवमेंट नहीं हो पाती. अगर वो वहीं पे ट्रैप रहते हैं सब्सटेंसेस लिक्विड, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन और प्रॉब्लम होता है. इट कैन बी एक्यूट और इट कैन बी क्रोनिक. वैसे तो बहुत सारी बीमारियों में ये टाइम ड्यूरेशन 2 to 8 वीक्स क्रोनिक में आ जाता है, लेकिन साइनोसाइटिस के लिहाज से 2 to 8 वीक्स जो है ये एक्यूट है कि अगर अटैक सिर्फ इतने टाइम के लिए रहा है, थोड़े अरसे के लिए, और फिर ठीक हो गया है, तो उसको कहेंगे एक्यूट साइनोसाइटिस. लेकिन अगर ये 8 वीक से भी बढ़ जाए और लंबे अरसे तक चले, देन इट इज क्रोनिक साइनोसाइटिस. द कॉजेज आर मोस्टली कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट. सर्दियों में अमूमन लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है. एयर पोल्यूशन, स्मोक या डस्ट जितनी ज़्यादा सराउंडिंग में हो, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है. ओवर क्राउडिंग हो, अगर एक लिमिटेड स्पेस में बहुत सारे लोग रह रहे हों, मूव कर रहे हों, काम कर रहे हों, स्टडी कर रहे हों वगैरह, तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. डेंटल इन्फेक्शंस बाज़ औक़ात स्प्रेड कर जाती है साइनसिस की तरफ, इस वजह से भी साइनोसाइटिस स्टार्ट हो जाता है. या बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो वैसे नेज़ल कैविटी में हो और वो नेज़ल कैविटी साइनसिस की तरफ चली जाएं, या वायरल इन्फेक्शन जो नेज़ल कैविटी से नेज़ल साइनसिस की तरफ चली जाएं, दे कैन ऑल्सो कॉज साइनोसाइटिस. द सिम्टम्स आर फीवर हो सकता है, मुस्तकिल फीवर हो या हाई ग्रेड या लो ग्रेड फीवर चले, डिपेंडिंग ऑन द टाइप. अगर इन्फेक्शंस हैं तो मोस्ट प्रोबेबली फीवर होगा. अगर एयर पोल्यूशन वगैरह की वजह से तो हो सकता है फीवर ना हो, पेन ज़्यादा हो. ये पेन किधर ज़्यादा होता है? इन साइनसेस में और सर में, फेशियल बोन्स में बहुत सिवियर पेन हो सकता है. नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी हर वक्त यूँ लगेगा जैसे नाक बंद है और पस लाइक नेजल डिस्चार्ज होता रहेगा. लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल होगा कि कुछ भी स्मेल नहीं आएगी, और रेस्पी वॉइस की ये बहुत नाक में जिस तरह आवाज़ निकलती है उस तरह की आवाज़ हो जाएगी. ट्रीटमेंट अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इरेंडल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है. अदरवाइज बाकी केसेस में स्टीम इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन से रिलीफ मिलता है. नाउ दिस इज द डायग्राम विच इज शोइंग साइनसेस एंड साइनोसाइटिस. अब अभी फ़िलहाल आपने इन बोन्स के नाम नहीं पढ़े, लेकिन जब आप सपोर्ट एंड मूवमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो ये नाम आप पढ़ेंगे कि ये जो बोन होती है फ्रंटल बोन होती है, यहाँ जो बोन होती है स्फिनॉइड होती है, यहाँ जो बोन होती है एथमॉइड होती है, यहाँ जो बोन होती है मैक्सिला, अपर जॉ बोन इज मैक्सिला. ठीक है जी. और यहाँ पे जो पार्टीशन होता है सेप्टम, इन सारी बोन्स के अंदर कैविटीज़ होती हैं. हमारी बोन्स, लॉन्ग बोन्स में आपको पता है पाए अगर आपने खाए हो या चिकन का लेग पीस भी खाया हो वगैरह, कि लॉन्ग बोन्स के अंदर कैविटी होती है, बोन मैरो होती है. ठीक है ना. तो जो बाकी बोन्स होती हैं उनके अंदर भी कैविटीज़ होती हैं और बोन कैविटीज़ का कनेक्शन होता है बाकी बॉडी पार्ट से भी. तो यहाँ पे जो ये साइनसेस हैं, नॉर्मल साइनस जो है ये भी कनेक्टेड होता है नेजल कैविटी से, लेकिन उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ठीक है जी. साइनोसाइटिस में क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है, साइनस लाइनिंग जो है वो स्वेल कर जाती है और वहाँ वो एरिया, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, वहाँ पे पेन, वो एरिया पेनफुल हो जाता है, रेड हो जाता है, उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है. ठीक है जी. और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाती है. म्यूकस जब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाती है, अब देखें बोन के अंदर जो जगह है, पहले वो स्पेस थोड़ी है, ये बहुत बड़ी कैविटीज़ नहीं होती, बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी कैविटीज, उसमें जब ये स्वेलिंग भी हो गई सराउंडिंग मेम्ब्रेन की और म्यूकस भी एक्यूमुलेट हो गया, तो वहाँ पे बहुत प्रेशर पड़ना शुरू. बोन के अंदर से जब प्रेशर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत पेनफुल होगा. और पर्टिकुलरली झुकने से, जो जिनको साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम होता है उनको रुकू और सजदे में बहुत तकलीफ होती है.
तो कभी भी सर्दियों में या किसी इन्फेक्शन के साथ मतलब फ्लू हुआ हो इनिशियली, गला खराब वगैरह हो, और फिर ऐसा सर दर्द या ऐसा पेन जो इन बोन्स में खास तौर पे महसूस हो, जब आपको लोकेशन समझ में आ गई, माथे में, आँख के पास, चीक बोन, नोज के अंदर की बोन्स, इनमें पेन होना शुरू हो जाए और ख़ास तौर पे वो पेन बेंडिंग से बढ़े, तो ये साइनोसाइटिस की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ वी कम टूवर्ड्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। बहुत तरह की लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लेकिन जो आपकी बुक में डिस्क्राइब्ड है वो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। इट इज़ अ हाईली कंटेजियस क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है जी। अब कंटेजियस का वैसे सब लोगों को ही थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि कंटेजियस क्या होता है। कोविड-19 ने हमें काफ़ी एजुकेट किया है, जिसमें हमने नए लफ्ज़ जो सीखे हैं, पेंडेमिक, क्वारंटीन, कंटेजियस, एरोसोल वगैरह। सो कंटेजियस इट मीन्स जो एक से दूसरे तक फैल जाए। जिस तरह कोविड-19 कंटेजियस है, उसी तरह टीबी के भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बहुत जल्दी से फैल सकता है। अच्छा, बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो वैसे फॉर योर इंफॉर्मेशन ट्यूबरकुलोसिस पूरी बॉडी में हो सकता है। ब्रेन का भी टीबी होता है, इंटेस्टाइन का भी टीबी होता है, और भी ऑर्गन्स का। इट इज़ अ वेरी हार्मफुल बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, जो पल्मोनरी, इसकी कई टाइप्स हैं। ये सबसे कॉमन टाइप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है जी। सो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, वो जब एंटर होता है एरोसोल के जरिए लंग्स में जाता है, ब्रीदिंग के जरिए, और लंग्स में जाके वो बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करना शुरू कर देती है। इनिशियली बॉडी क्या करती है, बचाने के लिए अपने आप को, उस कॉलोनी के अराउंड एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना देती है। उस कैप्सूल को कहते हैं ट्यूबरकल। लेकिन अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो काबू नहीं आते, वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद वो ट्यूबरकल रप्चर कर जाता है और उसमें से वो बैक्टीरिया बाहर निकल आते हैं। अब वो बैक्टीरिया इर्द गिर्द के लंग टिश्यू में फैल जाते हैं और इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले थोड़ी जगह पे होता है, फिर और जगह, फिर और जगह पे। तो उसकी वजह से जहां जहां ये ग्रो करती जाती है बैक्टीरियल कॉलोनी, तो उस एरिया के लंग्स को, एल्वुलाई को बर्स्ट करती चली जाएगी। अब या तो वो एल्वुलाई मतलब बिल्कुल वहां नहीं रहेंगे, उनकी जगह बैक्टीरिया होंगे, या अगर वहां पे बैक्टीरिया आगे मूव कर गए, उन्होंने खा लिया सारे उस लंग के एरिया को, तो वहां पे जो बॉडी रिपेयर करेगी ना, वो दोबारा एल्वुलाई नहीं बना सकती। जब हमने एम्फाइसीमा को स्टडी किया था तो हमने कहा था कि एम्फाइसीमा का डेंजर ये है कि वो रिकवरेबल डिजीज नहीं है। एक दफ़ा एल्वुलाई की वॉल्स डैमेज हो गई, वो ठीक नहीं हो सकती। इसी तरह यहाँ पे टीबी के इन्फेक्शन की वजह से एल्वुलाई बर्स्ट हो गए, तो वहां पे जो टिश्यू आएगा वो इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होगा, वो एक्सचेंज टिश्यू नहीं होगा जिसके रेस्पिरेटरी सरफेस की 5 प्रॉपर्टीज सारी की सारी पूरी कर रहा है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा। दूसरा ये कि ये इन इलास्टिक है। एल्वुलाई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि इनमें इलास्टिसिटी होती है, और ये लंग्स को अपनी शेप में वापस लाने में, पर्टिकुलरली एक्सलेशन के बाद, लंग्स देखें स्पॉन्ज की तरह के, स्पॉन्ज को जब दबाते हैं फिर वो अपनी जगह पे वापस आता है, इसको कहते हैं रिकॉइल। ये रिकॉइल डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ एल्वुलाई पे। अगर एल्वुलाई बर्स्ट हो जाएं और उनकी जगह इन इलास्टिक टिश्यू आ जाए, तो फिर लंग्स की रिकॉइल की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और एक्सपायरेशन के बाद लंग्स अपनी जगह पे वापस नहीं आते। इसलिए इनहेलेशन और एक्सलेशन दोनों, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हर चीज़ जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। सो कॉजेज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? लो ग्रेड फीवर, हल्का हल्का बुखार रहेगा, अमूमन रात को तेज हो जाता है, मतलब बुखार होता है, दिन को नहीं होता। फिर आपको पता है जब भी फीवर हो तो उसके साथ अमूमन स्वेटिंग होती है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है बॉडी को कूल डाउन करने का। तो फिर साथ ही वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती बिल्कुल, और कफ बहुत ज़्यादा होती है, कफ के साथ स्पूटम यानी बलगम आती है, और अमूमन उसके साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। जब एल्वुलाई बर्स्ट होना शुरू होते हैं तो उनकी ब्लड वेसल्स भी बर्स्ट होती हैं, और फिर वो ब्लड और स्पूटम जो है असल में म्यूकस और रप्चर्ड ब्लड वेसल्स जो वहाँ पे हैं उनकी फ्लूइड्स हैं। तो कफ का मकसद ये होता है कि वो चीज लिक्विड्स लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट होकर उनको बाहर निकालें। ठीक है जी। साथ ही डल पेन इन चेस्ट होता है, हर ब्रीदिंग, हर सांस के साथ दर्द होता है, और बड़ा ये जालिम बैक्टीरिया है, इतनी आसानी से नहीं मरता। इसका बहुत लंबा चौड़ा कोर्स होता है, वो करना होता है, अगर ना करें तो बहुत ये बीमारी ख़तरनाक है, डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आसान क्विक डेथ नहीं होती, कई साल लग जाते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है? 9 मंथ्स का कोर्स है, रेगुलर कोर्स करना होता है एंटीबायोटिक्स का, और कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स है।
और इसके लिए प्रोग्राम पाकिस्तान में जो चल रहा है वो डॉट्स है। डेली उसको ऑब्जर्व किया जाता है, यानी स्पेसिफिक किसी हेल्थ वर्कर या ऐसे शख्स की ड्यूटी लगी होती है कि चेक करे डेली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो है ना। अब ये 9 मंथ शॉर्ट कोर्स है, जिसके ज़रिए ये ट्रीट हो सकता है। और इसमें डेंजरस बात जो है, जो सारी मेडिकल कम्युनिटी और बायो पढ़ने वालों के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग, और बाकियों लोगों के लिए भी, बाकियों को पता नहीं है दरअसल, कि बहुत सारे टीबी जो के बैक्टीरिया हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट होते चले जा रहे हैं। ड्रग रेजिस्टेंट होने का क्या मतलब है कि जितनी नॉन एंटीबायोटिक्स हैं उनमें से बहुत कम एंटीबायोटिक्स रह गई हैं जिनसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया किल हो सकता है। और ये इतना डेंजरस बैक्टीरिया है और इतना ज़्यादा कंटेजियस है। अगर आपको हिस्ट्री पता हो कि आज से 50-60 साल पहले बहुत लोगों को टीबी होता था और उनकी डेथ हो जाती थी। सदियों सेंचुरीज तक टीबी जो है वो एक मेन कॉज ऑफ डेथ्स रहा है। मतलब बल्कि बीइंग द पाकिस्तानी नेशन, हमारी तो नेशनल डिज़ास्टर है टीबी। कायदे आज़म को टीबी था 1940 में। डॉक्टर ने उनको डायग्नोज के थ्रू कहा था कि आप कुछ ना करें, आप कहीं ट्रैवल ना करें, आप बिल्कुल रेस्ट करें, किसी सेनेटोरियम में जाके रहें। बट ही चोज टू सर्व द नेशन, और 7 साल उन्होंने उस बीमारी के साथ पाकिस्तान को बनाने में इतनी मेहनत की। दैट इज़ वाई आफ्टर दैट वो उनकी बीमारी और हेल्थ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए और फिर उनको ज़ियारत में कुछ दिन के लिए रखा गया, बट ही वॉज अनेबल टू सर्वाइव। और वो ये जो वेट लॉस है, वैसे कायदे आज़म जितने मतलब स्लिम थे, उसमें ज़्यादा बड़ा रोल जो था ना वो उस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का भी था। सो लंग इन्फेक्शन जो टीबी का होता है, ये देखें इनिशियली बैक्टीरिया थोड़े हैं, उनकी कॉलोनी के अराउंड लंग ने टिश्यू बना लिया, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, ट्यूबरकल बन गया। लेकिन जब वो बैक्टीरिया बढ़े तो उन्होंने ट्यूबरकल बर्स्ट कर दिया, रिलीज हो गए और इर्द गिर्द फैल गए। अब वो जो पहला ट्यूबरकल था उसकी जगह क्या रह गया? सुराख। फिर ये जो बढ़ते गए जितने भी नए ट्यूबरकल हैं ये भी फट गए, आगे फैल गए। ये जितना ये एरिया नजर आ रहा है, यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। टीबी के पेशेंट्स का जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें बड़े बड़े ये इस तरह गैप्स नजर आते हैं। जहां जहां कॉलोनी ग्रो करती है वो लंग को खा जाती है और फिर वो लंग रिप्लेस नहीं हो सकता। सो अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बड़ा ज़रूरी है। देखें ये हेल्दी लंग है, ये वैसे एनिमल स्टडी है। और ये टीबी के इन्फेक्शन के 5 वीक्स के टीबी इन्फेक्शन के बाद देखें कितने बेतहाशा ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं ऊपर ऊपर। और ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म के हैं लंग्स, लेकिन इसमें टीबी के ट्यूबरकल्स बेतहाशा नज़र आ रहे हैं जो पूरे लंग में फैल चुके हैं। सो इट्स अ वेरी डेडली एंड डेंजरस डिजीज़। इसके बाद जो आपकी बुक में लंग कैंसर और स्मोकिंग, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सो जो लेटेस्ट डिजीज़ है कोविड-19, उसका भी अगर आपको पता हो कि मेनली लंग्स के ऊपर ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट है, सो उससे रिलेटेड भी आपको इंफॉर्मेशन देखनी और पढ़नी चाहिए। ठीक है जी।